तो ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि भाई जोन का मतलब क्या स्टेट होता है। देखो जोन का मतलब कोई भी स्टेट से नहीं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे ये फिगर देखोगे तो ये 1 नंबर वाला ये एक जोन है, लेकिन आपको लगता है क्या ये कोई एक स्टेट है? नहीं, ये कई सारे स्टेट्स को मिला के एक जोन बना हुआ है। ऐसे ही अगर आप यूपी की बात करेंगे जो कि मेरा स्टेट है, तो वहाँ पे लगभग 5 जोन के स्टेशन पड़ते हैं। आपको 5 जोन के स्टेशन देखने को मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ अकेले यूपी में, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में देखोगे तो यहाँ पे टोटल 7 स्टेट्स हैं जिनका अपना कोई भी डिवीजन ऑफिस नहीं है, मतलब असम को छोड़ के किसी का भी डिवीजन ऑफिस नहीं, एक एक दो दो स्टेशन है। तो क्या वहाँ के लोग फॉर्म को फिल नहीं करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? डिवीजन ऑफिस में काम करना होगा तो ऑब्वियसली वो असम में फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से सिक्किम की भी सिक्किम में भी कोई स्टेशन नहीं, तो यहाँ के लोग फॉर्म कहाँ से फिल करेंगे? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे से फॉर्म को फिल करेंगे। इवन दो जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में एक डिवीजन ऑफिस है अलीपुरद्वार, APDJ इसको बोलते हैं, ठीक है, स्टेशन कोड है इसका APDJ। यहाँ पे एक डिवीजन ऑफिस है, इसके अंदर 200 के आसपास स्टेशन है। और जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में पड़ता है NFR में, NFR जो जोन है इसके अंदर पड़ता है। इसी तरीके से जो बिहार है, बिहार में एक डिवीजन ऑफिस है जो कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का कह सकते हो सबसे बड़ा डिवीजन ऑफिस है, कटिहार, ठीक है। और ये जो कटिहार है ये आपके बिहार में पड़ता है और इसके अंदर लगभग 400 से 500 के आसपास स्टेशन आते हैं। और ये भी कहाँ पड़ता है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में पड़ता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी लोगों को फॉर्म फिल करना होगा, अगर आप उनको होम स्टेट चाहिए, बिहार का जो ईस्ट वाला पार्ट है उधर से लेके पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, तो वो NFR से फिल करेंगे, उनको होम स्टेट चाहिए। इसी तरीके से अगर ये वाला जो बेल्ट है उत्तराखंड, हिमाचल और ये सारा का सारा, इनको अगर होम स्टेट चाहिए तो उनको भी यूपी से ही फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। दिल्ली वाले भी यूपी में, यूपी वाले भी दिल्ली में फॉर्म को फिल करते हैं, ठीक है। तो स्टेट और जो जोन है उसको लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसी तरीके से इधर वाले बेल्ट में भी है, साउथ वाले बेल्ट में भी है, और इधर जो ईस्टर्न पार्ट है कोस्टल एरिया उधर भी इसी तरीके से कुछ चलता है, ठीक है। अब देखो इसके नीचे मैंने आपको एक चार्ट प्रोवाइड कराया जो कि आपको टेलीग्राम पे भी सारा का सारा PDF देखने को मिल जाएगा कि आपके नियरेस्ट कौन सा डिवीजन ऑफिस है, ठीक है। ये सारे के सारे आपके डिवीजन ऑफिसेज हैं और ये डिवीजन ऑफिस किस जोन के अंदर पड़ते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इजीली फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि आप होम स्टेट या फिर नियरेस्ट डिवीजन को फिल करो, ठीक है। आप अपने हिसाब से कहीं भी फिल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लेवल 2 की जॉब है, आपको पता है लेवल 2 की, और एक जो पोस्ट है वो लेवल 3 की है। तो आपकी सैलरी कितनी होगी लेवल 2 में? बिल्कुल मैं आपको प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ठीक है। और कट ऑफ वगैरह के बारे में बताऊंगा, कट ऑफ कहाँ कम जाता है, कहाँ जाता है भी नहीं जाता है, ठीक है। तो जो लेवल 2 की सैलरी आपकी बनेगी वो 33,000 बनेगी अभी फिलहाल, 8 पे कमीशन लगने के पहले, और 8 पे लगते लगते अभी 2 साल का टाइम है। और जो लेवल 3 है उसकी सैलरी जो बनेगी वो 40,000 के आसपास बनेगी, ठीक है। तो अगर आप घर से बहुत ज़्यादा दूर रहोगे तो आपके पास पैसा नहीं बच पाएगा। इवन दो की जो लीव होती है, छुट्टी होती है, छुट्टियां भी उतनी रेलवे में मान लो कि मिलेगी नहीं मिलेगी, तो आपको आने जाने में इतना दूर से प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइप के स्टूडेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। वो स्टूडेंट जो कि पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको लगता है कि भाई मुझे किसी तरीके से जॉब चाहिए, मैं पढ़ने में उतना अच्छा नहीं, तो मुझे कोई सेफ जोन चाहिए, भले ही कोई जॉब रहे, वो जॉब मेरे मनपसंद की रहे ना रहे, मेरे पैसे बचे ना बचे, अपने पैसे से काम चल जाए, मतलब अपना काम चल जाए, साथ ही साथ मुझे आने जाने में भी दिक्कत हो, कोई बात नहीं, लेकिन एक कलंक जो है भाई जॉब की वो हट जाए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस टाइप की जॉब चाहिए तो आप कम से कम मतलब 800 किलोमीटर के आसपास जो भी आपके डिवीज़न ऑफिसेज होंगे, जैसे आप लोग यहाँ पे हो तो 800 किलोमीटर इधर देख लेना, जो भी डिवीज़न ऑफिसेज में 150 से ऊपर पोस्ट होंगी वहाँ पे आप फॉर्म को फिल कर देना और अच्छे से पढ़ाई करना, आपका सिलेक्शन होने का चांस मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, 150 के आसपास वैकेंसी हो, और पहला जो पोस्ट प्रेफरेंस है ना वो आप डालना अगर आंखें आपकी बिल्कुल सही है, मतलब B2 कैटेगरी की अगर आपकी आंखें B2 तो मैक्सिमम इशूज़ की होती है, तो पहला जो पोस्ट है ना कॉमर्शियल क्लर्क वाला उसको फिल करना, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई आप दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट हो जिनका सिलेक्शन होते होते रह गया है, 2 नंबर से 1 नंबर से नहीं होता है, आपके जो स्कोर वगैरह भी 85 प्लस आ रहे हैं, तो आप कोशिश करना कि आपका जो जोन है वो आपके होम टाउन से 300 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, भले ही वहाँ पे 5 वैकेंसी है, 10 वैकेंसी है, 1-2 वैकेंसी है, तो भी उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप सिलेक्शन आराम से ले सकते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना कि यहाँ अगर आपको लगता है कि 1 वैकेंसी, 2 वैकेंसी, 3 वैकेंसी, मतलब जो वैकेंसी वो काफ़ी कम है, जिस पोस्ट को आप चाहते हो उस पोस्ट को, मतलब जिस पोस्ट को आप ऑप्ट करना चाहते हो, जिस पोस्ट को आप लेना चाहते हो उसकी वैकेंसी अगर आपको लगती है बहुत कम है, ठीक है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल में ना अच्छा परफॉर्म कर रखा है, ठीक है, ऑलरेडी, या फिर इस बार वाला जो ग्रेजुएशन लेवल आपने फिल किया है, ठीक है, उसकी अगर आपने 150, 130 वैकेंसी वाली पोस्ट को आपने फिल कर रखा है, तब जाके 1-2 पोस्ट वाली को आप फिल करना। इससे क्या होगा कि इसमें जो सिलेक्शन का चांस है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, और इसमें सिलेक्शन का चांस थोड़ा अगर कम भी रहेगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप
सीधे से कहने का मतलब है कि अगर आप ग्रेजुएशन वाले में जो काम करते हो, अगर इसमें आपने ज़्यादा वैकेंसी वाली पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल कर रखा है तो इसमें 1-2 वाले पे भी अपना ट्राई कर सकते हो, जिससे थोड़ी सी चीज़ें एडवर्स हो जाएंगी। तो अगर यहाँ पे साथ दिया आपका एग्ज़ाम तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे देगा, तो दोनों जगह में से एक जगह पे आपका साथ देगा। लेकिन अगर बहुत सारे जो टीचर्स हैं फिर यूट्यूबर्स हैं वो कटअप की बात करते हैं कि भाई पिछली साल तो इस जोन का कटअप कम गया था, इस बार भी कम कटअप जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं आपने देखा। गुवाहाटी जोन का आपने हालत देख लिया, इसी तरीके से सारे जोन का यही हालत होता है, ठीक है। और मैं जैसे कि मैं जो जॉब करते हुए 2 साल से ऊपर हो गए, तो मुझे अच्छे से पता है कि भाई अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं मैं घूमने जाऊँगा इसलिए मैं लूँगा, तो 99% जो स्टूडेंट हैं उनको बाद में ये चीज़ रियलाइज़ होता है 2 से 3 साल बाद कि मैंने तो यार बहुत ज़्यादा घूम लिया है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी जो मेरे साथ हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने तो बहुत घूम लिया, अब होम पोस्टिंग मुझे चाहिए, ठीक है। क्योंकि घर जाने में वाकई में दिक्कत होती है अगर आप बहुत ज़्यादा दूर ले, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 300 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर के आसपास अगर आप चूज़ करोगे तो वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है या फिर आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो और आपको फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छे से सोच लेना, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बहुत ज़्यादा अपने घर से दूर हो, तो फिर किसी जोन से फिल कर सकते हो। लेकिन वो रियल बताऊँ तो वो रिस्क होता है, क्योंकि जो ट्रांसफ़र होता है ना वो इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है, ठीक है। सारी चीज़ें मैं, जैसा कि आपको पता है मैं ऑफिस में हूँ, तो मुझे पता है कि ट्रांसफ़र होना इतना आसान नहीं होता है, 5 से 10 साल लग जाता है, आप घर आते जाते ही परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो 300 से लेके 400 किलोमीटर के अंदर फिल करोगे तो खुश रहोगे। और अगर आप पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं हो, किसी तरीके से आपको कोई ना कोई जॉब चाहिए, तो मैक्स टू मैक्स 800 किलोमीटर से 700 किलोमीटर आपके घर से दूर रहेगा, और जहाँ 150 के आसपास वैकेंसी है वहाँ से आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। और पहली जो पोस्ट प्रेफरेंस है कॉमर्शियल क्लर्क वाली, ठीक है, उसको फिल करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और बाकी इस चार्ट को आप अच्छे से देख लेना, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। इसको मैं PDF अपलोड कर दूंगा, जैसे कि ये सारे के सारे डिवीजन ऑफिसेज हैं और ये कहाँ पे हैं, किस जोन के अंदर आते हैं, तो इस जोन के अंदर आता है तो उसका फॉर्म को फिल कर देना। अब हम नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चेंजेस हुए, किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, क्या उनसी गलती नहीं करनी है और क्या पढ़ना है। देखो स्ट्रेटेजी जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, ठीक है, और उसका लिंक जो है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप देख लेना। सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में, और साथ ही साथ जो टीचर्स हैं उनके प्लेलिस्ट के लिंक भी मैंने उसमें अटैच कर रखा है, तो आपको आराम से वो टीचर की क्लासेस वगैरह कर सकते हो, सब कुछ डिटेल में पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो जो आज से इसका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया 28/10/2025 से 1 महीने तक काम चलेगा, इसका फॉर्म फिल होगा। अब जो भी आपके आधार कार्ड में अभी किसी भी डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी होगी उसको सबसे पहले तो आपको सही कराना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म को फिल करना है, ठीक है, पहली चीज़, ठीक है। उसके बाद ही फिल करना है, 1 हफ्ते 10 दिन बाद आप फॉर्म को आराम से फिल करना, और सोच समझ लेना कि मुझे किस जोन से फॉर्म फिल करना आसान रहेगा, मेरी प्रायोरिटी क्या है, ये सारी चीज़ें होने के बाद, ठीक है। बाकी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, साथ ही साथ जो मेरा इंस्टाग्राम है वहाँ पे पूछ सकते हो कि भैया मैं यहाँ से हूँ, इस तरीके से मैं कहाँ से फिल करूँ, तो आपको मैं थोड़ा सा हेल्प कर दूँगा, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं कोई यूट्यूबर आपको बता दिया कि यहाँ का फिल कर दो, यहाँ कम जाए, क्योंकि मान लो उस यूट्यूबर को 5 लाख लोगों ने देख लिया और 5 लाख लोगों ने वहीं से फॉर्म फिल कर देता तो उल्टा हो जाएगा, तो इस वजह से ऐसा कुछ नहीं होता है। अब जो पहली पोस्ट है, पोस्ट के बारे में आपको थोड़ा मैं डिटेल में बताता हूँ। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है। अगर आपको लगता है कि आपकी B2 कैटेगरी की आई पावर है, B2 का मतलब होता है -4 से लेके +4 के बीच में अगर आपका चश्मे का पावर है, आप कलर ब्लाइंड भी हो तो भी B2 कैटेगरी को पोस्ट को आप फिल कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है, इसमें पोस्ट ज़्यादा है इसलिए इसमें सिलेक्शन होने का चांस भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। जरूरी नहीं है कि आप 1 रैंक लाओ, 2 रैंक लाओ, 3 रैंक लाओ, फिर 10 रैंक लाओ। आप ज़्यादा पोस्ट है, थोड़ा सा नीचे भी रैंक होंगी तो आराम से इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये लेवल 3 की पोस्ट है, अच्छी बात ये भी है, तो इसकी जो सैलरी होगी 40,000 के आसपास आपको कट पीट के देखने को मिलेगी इन हैंड सैलरी। लेकिन ये जो जॉब होती है वो स्टेशन पे लगती है। स्टेशन पे जो भी जॉब लगती है मैक्सिमम उसमें 90% प्लस 8 आवर का मतलब रोस्टर में जॉब चलती है, तो आपको डे शिफ्ट या फिर नाइट शिफ्ट कोई भी मिल सकती है। हो सकता है कि 2 दिन दिन, 2 दिन रात, 2 दिन शाम करो। अब देखो बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई रात वाली जो ड्यूटी होती है वो मुझे नहीं करनी है, लेकिन रात वाली ड्यूटी का भी एक फ़ायदा होता है। फ़ायदा क्या होता है कि मान लो मुझे फ्राइडे को ऑफिस जाना है, दूसरे ऑफिस, किसी ऑफिस अपना कुछ पर्सनल काम कराने, तो ऑफिस खुला होगा, मैं रात वाली ड्यूटी करके मतलब नाइट वाली ड्यूटी करके आराम से किसी ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में अपना जो काम करना है वो सब कुछ कर सकता हूँ, और मुझे 16 घंटे का एक बार में टाइम मिल जाता है, ठीक है। जैसे मुझे सुबह 10 से लेके शाम को 6-7 बजे तक पूरा का पूरा बिजी रहता हूँ, लेकिन जो रोस्टर वाइज काम करता है 8 घंटे का, मान लो उसने रात को या शाम को काम कर लिया, अगले दिन पूरा खाली है, तो इसका ये भी एक फ़ायदा होता है, ठीक है। तो हर चीज़ का एक फ़ायदा होता है और लॉस भी होता है। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट जो आपने सुना है ना, JAA जो मेरी पोस्ट है, लेवल 5 की पोस्ट है, इसका ये छोटा भाई है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में लगता है।
इसमें प्रमोशन वगैरह काफ़ी अच्छा होता है। तो इस जॉब को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। लेवल 2 की जॉब है, मतलब इसकी जो सैलरी होगी वो 33,000 के आसपास होगी। C2 कैटेगरी का मतलब होता है आपकी एक आंख बिल्कुल ख़राब है, दूसरी आंख में कितनी पावर का चश्मा लगा हुआ है, आपको कलर ब्लाइंड भी, आपने लेसिक सर्जरी वगैरह कुछ भी करा रखा है, तो आप आराम से इस पोस्ट को फिल कर सकते हो, C2 कैटेगरी वाली को। 394 सिर्फ पोस्ट है, और गर्ल्स के लिए मैं बोलूँगा थोड़ी सी अच्छी पोस्ट है, क्योंकि इसमें नाइट में ड्यूटी नहीं होती है, DRM ऑफिस के में ही इसकी 100% ड्यूटी होती है, ठीक है। लेकिन ट्रांसफ़र होने में थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होता है, हर चीज़ का प्रो एंड कॉन्स होता है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों टाइपिंग वाली पोस्ट है, दोनों लेवल 2 की पोस्ट है, सैलरी सेम टू सेम होगी। C2 कैटेगरी यानी कि आई का पावर भी सेम देखा जाएगा, बस जो डिफरेंस है वो है भैया यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की, यहाँ पे और भी कम पोस्ट है, लेकिन आपको प्रेफरेंस में डालना ही है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। देखो अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि इसका ज्वाइनिंग अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होगा, DRM ऑफिस के अंदर। जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट जो है इसकी ज्वाइनिंग आपकी DRM ऑफिस के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं छोटे छोटे, उन डिपार्टमेंट्स के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हो सकती है। अब जो ट्रेन क्लर्क है ये भी काफ़ी मज़ेदार पोस्ट होती है, अच्छी पोस्ट होती है, डे एंड नाइट दोनों टाइम की ड्यूटी लगती है, लेकिन आपके DRM ऑफिस के अंदर ही लगती है, ठीक है। तो इसका ये अच्छा चीज़ है, 8-8 घंटे की ड्यूटी होती है, ठीक है, रोस्टर वाइज ही होती है, मतलब डे और नाइट कभी भी हो सकती है, ठीक है। और जो आपने सुना होगा ना सेक्शन कंट्रोलर, तो जो सेक्शन कंट्रोलर का ऑफिस होता है, ठीक, उसी ऑफिस में ही इनकी भी ड्यूटी लगती है, यानी कंट्रोल ऑफिस में इनकी ड्यूटी लगती है। काफ़ी अच्छा भी इनका काम होता है। काम ट्रेन क्लर्क का कुछ इस तरीके से होता है, कौन सी ट्रेन आ रही है, कौन सी ट्रेन जा रही है, तो आपको सिर्फ कंप्यूटर में देख के सारा का सारा चार्ट बनाना होता है, भाई ये ट्रेन आ रही है, इसको पास कराना है, इसको कराना है, ये सब कुछ इसका काम होता है, ठीक है। ट्रेन से रिलेटेड ऑनलाइन बैठ के सब करना होता है कंप्यूटर में। A3 कैटेगरी का मतलब होता है, आगे हम आपको बता देंगे, -2 से लेकर +2 के बीच में अगर आपका आई का पावर है, मतलब चश्मे का पावर, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसमें कलर ब्लाइंड लोग अलाउ नहीं है, ठीक है। 18 से 30 साल एज है सबकी, 18 से 30 साल ही है। 77 पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो 3058 है, और अगर ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएट दोनों की बात करेंगे तो 8000 प्लस के आसपास आपको टोटल वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे जो मेडिकल कैटेगरी है, A3 कैटेगरी में हम लोगों को बता दिया, -2 से लेके +2 के बीच में आई का पावर है, तो आप आराम से फॉर्म को फिल कर सकते हो। लेकिन इसमें कलर ब्लाइंड लोग जो है ना, कलर विजन जो है वो अलाउ नहीं है, मस्ट पास में, यानी कि इसको पास करना ही पड़ेगा। B2 का मतलब होता है -4 से लेके +4 के बीच में अगर आपका पावर है, आप कलर ब्लाइंड भी हो, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। C2 का मतलब है आपकी आंखों में कुछ भी हो रखा है, आराम से इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, इसके लिए कोई भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको ही हम यहाँ पे ऐड करते हुए जाए। नाउ अगर आप एज लिमिट की बात करोगे, तो जैसे अगर आप 1/1/2008 के बाद में पैदा हुए हो, ठीक है, इसके बाद पैदा हुए, तो इस फॉर्म को आप नहीं फिल कर सकते। अगर आप UR फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप 2/1/1996 से पहले नहीं पैदा होना चाहिए आपको, ठीक है। अगर OBC NCL अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, इस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, तो 2/1/1993 से पहले आपको नहीं पैदा होना चाहिए। ST कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो 2/1/1991 से आपको पहले पैदा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बाकी ये तो दे रखा है, इसको ही यहाँ पे बिल्कुल ईजी तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है, इसको पढ़ने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो अभी तो कोई भी लाइक कि अभी फाइनल, मतलब अभी तो कोई भी अपने रिजल्ट का फाइनल वेट नहीं कर रहा होगा, ऑलरेडी 12th तो सब लोग कंप्लीट ही होंगे, तो इसका कोई भी ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो जितनी भी कैटेगरी हैं, EWS की बात करोगे, ठीक है, या फिर OBC की बात करोगे, NCL की बात करोगे, या फिर UR की बात करोगे, SC की बात करोगे, ST की बात करोगे, SC ST का पता नहीं लिखा है कि नहीं, फॉर ऑल कैंडिडेट, हाँ फॉर ऑल कैंडिडेट लिखा हुआ है, एक सेकेंड, सॉरी, हाँ फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन बिलो SN2, हाँ इन कैटेगरी को छोड़ के बाकी जितने भी कैटेगरी हैं उनका 500 रुपये फॉर्म का दाम है, ठीक है। और बाकी ये जो कैटेगरी हैं SC ST एक्स सर्विसमैन PWD फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, यहाँ पे EBC देख रहे हो ना, EBC को EWS से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहीं यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, EWS OBC और EWS इनको आपस में रिलेट नहीं करना है। EBC अलग होता है, इसका जो पैसा लगता है 250 रुपये लगता है। 40% स्टूडेंट्स लगभग हमको बोलते हैं भैया मेरा सिर्फ 250 रुपये क्यों लग रहा है, मैं तो EWS हूँ। तो ये जब भी फॉर्म फिल करना आप EBC पे क्लिक मत करना, ये स्पेशल कैटेगरी होता है, ठीक है। इसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होगा तभी EBC पे क्लिक करना, ठीक है, EBC पे तभी आप क्लिक करना, तो अदरवाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है।
अब देखो रिफंड की अगर आप बात करोगे तो रिफंड जो होता है वो फर्स्ट इससे CBT 1 के बाद आता है, ठीक है। 400 रुपये के आसपास आपका रिफंड आता है, 250 रुपये EBC वालों का वापस आता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, जब भी आप फॉर्म को फिल करोगे उस टाइम पे अकाउंट नंबर डालने को आता है, तो अकाउंट नंबर अपना ठीक से डालना, IFSC कोड वगैरह सब कुछ ठीक से डालना, अपना ही नंबर डालना, और भूल जाना कि पैसा कभी वापस आएगा। 1 से 1.5 साल 2 साल कभी कभी लग जाते हैं, मुझे तो याद भी नहीं कि मेरा पैसा आया या फिर नहीं आया, ठीक है। तो पैसे देने के बाद भूल जाना कि पैसा आएगा भी या फिर नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे हम OBC कैटेगरी की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 2025 से लेके और लास्ट डेट ऑफ फॉर्म, लास्ट डेट ऑफ अप्लाई, इस डेट के बीच में आपका जो OBC NCL है वो बना होना चाहिए, तो ही आप इलिजिबल होगे OBC NCL के लिए। इसके पहले का नहीं, 1 अप्रैल 2025 से पहले का नहीं, और लास्ट डेट ऑफ अप्लाई से बाद का आपका सर्टिफिकेट नहीं बना होना चाहिए। तो अभी आपका सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो आप जाके OBC NCL का सर्टिफिकेट बनवा लो। नाउ अगर EWS की बात करोगे तो जो EWS सर्टिफिकेट होता है वो फाइनेंशियल ईयर का होता है। तो 2024 से लेके 2025 जो फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर का EWS सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। इसी तरीके से SC ST की बात करोगे तो SC ST, EWS और OBC, ये जितने भी कैटेगरी हैं इनका फॉर्मेट क्या रहेगा, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट भेजते हैं, तो फॉर्मेट आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके का रहेगा। वो मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा। सबसे पहले जो बारी बारी से चीज़ें आती जा रही है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखो ये तो मतलब फॉर्म के बारे में बात हो गई। अब सिलेबस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखो जो फर्स्ट इससे सिलेबस है आपको पता ही है, CBT होता है, CBT 1 होता है। उसके बाद अगर इसमें आप क्वालिफाई कर लोगे तो CBT 2 होगा। फिर 2 टाइपिंग वाली पोस्ट है उनके लिए टाइपिंग होगी, और टाइपिंग होने के बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल के सेम अगले दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल होता है, और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रोसेस होने में लगभग 1.5 साल का समय लग जाता है। नोटिफिकेशन आने से लेके ज्वाइनिंग तक में 1.5 साल का लगभग या फिर 12 महीने 18 महीने के आसपास का टाइम लग जाता है। अब जो CBT 1 है वो 90 मिनट का, यानी कि 1.5 घंटे में आपको क्वेश्चन करने हैं। 40 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन करने हैं, 30 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करने हैं, 30 रीजनिंग के, टोटल 100 क्वेश्चन करने होते हैं। जो सिलेबस आपका यहाँ पे है वही सिलेबस आपका CBT 2 में भी रहेगा। लेकिन आपको पढ़ना कहाँ से, वो भी सारी चीज़ें मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। देखो जो जनरल अवेयरनेस है उसकी क्लासेस में डेली बेसिस पे करा रहा हूँ, वहाँ से आप क्लासेस देखते रहो और उसको आप नोट्स बनाते रहो और उसको वीकली रिवाइज करते रहो, इतना करना है। और टेक्स्ट बुक पे जाके आपको मॉक देना है, सेक्शनल मॉक देना है। जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ उन टॉपिक्स को आपको वहाँ पे जाके उसके सेक्शनल मॉक्स देने हैं, ठीक है। उसका मॉक अभी आप परचेस कर लेना। जो मैथमेटिक्स है इसकी आपको वीडियोज़ देखनी है, वीडियोज़ कैसे देखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। और रीजनिंग की मैंने ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन फिर से आपको बोल रहा हूँ, 3 महीने तक आपको वीडियो देखना है। आकाश सर की वीडियो देखनी है आपको रीजनिंग की, और साहिल सर की वीडियो देखनी है आपको मैथमेटिक्स की, ठीक है। 3 महीने तक देखनी है। आप यहाँ पे जो आप सिलेबस देख रहे हो ना मैथमेटिक्स का, यहाँ से नंबर सिस्टम उठाओ, नंबर सिस्टम उन टीचर से जाके देखा। उसके बाद किरण की बुक उठाओ, अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो किरण की बुक उठाओ और नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन कर जाओ। फिर अगले दिन क्या करो, मतलब 2-3 दिन में ये खत्म होगा। फिर अगले दिन डेसिमल उठाओ, उन टीचर से पढ़ो, वीडियो देखो, और फिर 300 से 400 जो भी आपके किरण की बुक में क्वेश्चन दिए उनको कर जाओ। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप पिनेकल की बुक उठाओ, जिसमें 2 से 3 साल के पेपर दिए रहते हैं, SSC या फिर रेलवे के, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप ले लो, और पिनेकल की बुक से सेम टू सेम चीज़ें कर जाओ। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो, अदरवाइज किरण से कर जाओ। तो इसी तरीके से रीजनिंग और जो मैथ है दोनों को करना है। जीके के लिए मैंने आपको बताया, सिर्फ और सिर्फ आप मेरी वीडियो देखते जाओ और उसके बाद टेक्स्ट बुक से आप प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। और PYQ अगर आपको लगाना हो तो आप पिनेकल की बुक खरीद सकते हो, या फिर YCT करके एक बुक आती है, YCT या फिर YTC, इसकी बुक खरीद के वहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा सकते हो। बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं करना है। साइंस वगैरह उतना टफ नहीं आता। अगर CBT 2 की बात करोगे तो इसमें जो टाइम है वो सेम रहता है, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो थोड़े बढ़ जाते हैं। 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आते हैं, 35 मैथ के आते हैं, 35 रीजनिंग के आते हैं, टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं। जैसे कुछ में 100 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 20 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, और टाइम ड्यूरेशन आपका 1.5 घंटा ही होता है, और सिलेबस भी बिल्कुल सेम होता है। मतलब CBT 2 के लिए आपको थोड़ी स्पीड ही अच्छी करनी पड़ेगी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये हो गया सिलेबस। टाइपिंग वाली 2 पोस्ट है, देखो यहाँ पे टाइपिंग वाली 2 पोस्ट है, एक है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। जब आप इसका CBT 1 दे लोगे और जब CBT 2 दे दोगे तो उसके बाद इनकी टाइपिंग होती है। टाइपिंग बहुत आसान होती है, 30 वर्ड पर मिनट होती है इंग्लिश की, और 25 वर्ड पर मिनट होती है हिंदी वाली, ठीक है। और इनमें से दोनों में से कोई एक देना होता है, उसके लिए आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है। बैक स्पेस काम नहीं करता है, इसी वजह से थोड़ा सा टाइपिंग टफ होती है, मतलब ईजी टफ मिक्स होती है कह सकते हो। तो इसकी बात होती है। अब इसके बाद फिर बात आ गई आपको क्रिएट एन अकाउंट
लाइव फोटो। अब जब आप फॉर्म को फिल करोगे तो उसमें लाइव फोटो अपलोड करना है, फोटो को ऐसे अपलोड नहीं करना है। जब आप फॉर्म को फिल करोगे तो फोटो को कैप्चर करना है, लेकिन फोटो कैप्चर करते टाइम 2-3 चीज़ों का ध्यान देना। जैसे आपका जो कपड़ा है वो थोड़ा सा डार्क कलर का होना चाहिए, आपका जो बैकग्राउंड है वो इस तरीके का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। और तीसरी जो चीज़ है वो आप चश्मा लगा के, आपका पावर भी लगा हो तो चश्मा लगा के आपको फोटो को नहीं खींचना है। बस ये 3 चीज़ ध्यान देना है। आपकी अगर दोनों कान दिख रही है और लाइट अगर दोनों टाइप से मतलब बिल्कुल फेस पे सामने आ रही है तो इट्स ऑल ओके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, उसको एक बार पढ़ भी सकते हो, लेकिन यही 3 इंस्ट्रक्शन मेजर है। अब देखो आपको वहाँ पे एक सिग्नेचर अपलोड करना है, लेकिन जो सिग्नेचर अपलोड करना है उसका कुछ पैरामीटर होना चाहिए। जैसे कि ये 140 पिक्सल इंटू 60 पिक्सल होना चाहिए और 30 KB से 49 KB के बीच होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है इसको कन्वर्ट करने में, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है कैसे आपको कन्वर्ट करना है सारी चीज़ें। वो आपको कमेंट बॉक्स में वो लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख के आप फॉर्म को इजीली फिल कर सकते हो। और जो सिग्नेचर है वो आपका ब्लैक कलर में होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ ए ब्लैक पेन ऑन वाइट पेपर, ठीक है। तो वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर करके अपलोड करना है। तो ये हो गया फॉर्म फिल करने का तरीका। यही कुछ नए चेंजेस थे, बाकी तो सब कुछ सेम टू सेम है। और अपना जो जोन है वो सोच समझ के फिर से बोल रहा हूँ फिल करना, क्योंकि उसको चेंज नहीं किया जा सकता। रेक्टिफिकेशन के लिए भी इसका टाइम मिलता है, मतलब करेक्शन के लिए एक टाइम आता है कि भाई इस टाइम पे आप अपना जो डाटा है उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो जो लोग भी पहली बार फॉर्म को फिल कर रहे हैं उनके लिए सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अब देखो ये फॉर्म फिल करना और सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब यहाँ पे कुछ पोस्टें हैं, यही टोटल 4 पोस्ट हैं। और देखो अगर आप फिजिकल डिसेबल्ड हो तो आपके लिए ये पोस्ट है या नहीं है, वो सारी कुछ यस नो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो। ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे पोस्ट है कि भाई किस जोन में कितनी पोस्ट है। तो देखो मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है या फिर आपने बिल्कुल अभी स्टार्ट किया, आपको किसी तरीके से एक जॉब चाहिए, तो आपको जहाँ पे 150 130 प्लस के आसपास वैकेंसी होगी। और जहाँ पे आप पार्टिकुलर जिस पोस्ट को चाहते हो, स्पेशली पहली वाली पोस्ट हो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसके लिए अगर जहाँ पे ठीक ठाक वैकेंसी होगी वहाँ पे देख के आप फॉर्म को फिल कर देना। अदरवाइज तो फिर आप अपनी मर्जी से जहाँ भी चाहो वहाँ पे फिल कर सकते हो। तो ये सारी की सारी पोस्टें हैं। नाउ अब ये जो फॉर्मेट के लोकेशंस कंफ्यूज रहते हैं कि भाई क्या फॉर्मेट होना चाहिए मेरे सर्टिफिकेट का, SC ST या फिर OBC का या फिर EWS का। तो ये सारे का सारा फॉर्मेट आप नीचे जो देख रहे हो ना, ये टेलीग्राम पे अपलोडेड भी और जो नोटिफिकेशन है वहाँ पे भी है। तो ये जो फॉर्मेट यहाँ पे देख रहे हो कुछ इसी तरीके का फॉर्मेट आपका भी होना चाहिए। मतलब जो जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है वो लाइन अगर आपके सर्टिफिकेट पे है तो आराम से आपका जो सर्टिफिकेट है वो मतलब कि सही है, ठीक है। जैसे कि OBC NCL का सर्टिफिकेट, तो आपका जो सर्टिफिकेट है कुछ इस तरीके का होना चाहिए। उसमें इंडियन रेलवे नहीं लिखाना चाहिए, जो SSC में यूज होता है ना, SSC में आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाते हो, ठीक है। तो OBC सर्टिफिकेट उसमें ये सारी की सारी लाइंस अगर हैं तो आपका सर्टिफिकेट सही है, ठीक है। इसी को प्रिंट करा के नहीं कराना है, आप जो बनवाते हो अपने तहसील से वही रहेगा, बस पॉइंट्स ये सब मेंशन रहने चाहिए। तो EWS OBC और SC ST का में जो भी पॉइंट्स है वो सब कुछ यहाँ से आप एक बार मैच कर लेना प्रिंट करके, अगर वो सब है तो इट्स ऑल ओके, ठीक है। तो ये सारा का सारा सर्टिफिकेट हो गया। अब सबसे जो लास्ट में स्टूडेंट पूछते हैं कि भैया मुझे लेसिक जो सर्जरी होती है उसके बारे में बता दो। तो लेसिक सर्जरी के बारे में यहाँ पे एक डिटेल में इन्होंने लगा रखा है, दिखा देता हूँ आपको मैं। जैसे ये देखो, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेसिक सर्जरी कराते हैं सोचते हैं कि मैं उसको छुपा लूँगा, तो आप छुपा नहीं सकते। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अगर आप A3 आपको ये क्लेरिफाइड डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मैंने लेसिक सर्जरी नहीं कराया अगर आप A3 वाली पोस्ट को चूज करते हो, जो कि ट्रेन क्लर्क वाली है। TC वाली जो पोस्ट है उसको अगर आप चूज करते हो तो आपको ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मैंने लेसिक सर्जरी नहीं करा रखा है। अगर आप लेसिक सर्जरी कराते हो तो जो A वाली जितनी भी कैटेगरी A1 A2 A3 उसके लिए आप बिल्कुल अनफिट हो, चाहे आप कितनी भी अच्छी लेसिक सर्जरी करा रखे हो। लेकिन अगर आप B1 या फिर B2 पोस्ट के लिए फिल करते हो, इसमें तो हालांकि सिर्फ B2 पोस्ट के लिए, तो आप फिट रहोगे। लेकिन फिट रहने का कुछ टर्म एंड कंडीशन भी है, जैसे कि कोई भी आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और 1 साल हो रखा है आपको आइस मतलब कि लेसिक सर्जरी कराए हुए, और ये सारे के सारे जो टेक्निकल क्वालिफिकेशंस लिखे हुए स्पेसिफिकेशन इसको भी आप पास कर रहे हो, और कोई भी आपके आंखों में प्रोग्रेसिव आई डिजीज़ आपका नहीं है, मतलब कि आपकी आंखों में कोई डिजीज़ बढ़ नहीं रहा है, या फिर आपका जो मायोपिया है या फिर जो भी है आंखों में जो लेसिक सर्जरी कराया हो जिसकी वजह से वो चीज़ अब प्रोग्रेस नहीं कर रही है, तो इस चीज़ को आपको फॉलो करना चाहिए, तो ही आप इस पोस्ट को फिल कर पाओगे B1 और B2 को। और तीसरा है C1 C2, जैसे कि मैंने आपको बोला आप कुछ भी करा लो आंखों में, बस आपको थोड़ा बहुत दिख रहा है तो आप आराम से इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया लेसिक सर्जरी। बाकी कोई कंफ्यूजन या फिर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। इंस्टा पे मुझे फॉलो करके डायरेक्टली आप मुझे वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हो, जब भी मुझे टाइम मिलेगा भाई मैं उसका आंसर जरूर देता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि भाई जो एस्पिरेंट है उसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है और उनकी रियल हेल्प मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक आप कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जाके आप ज्वाइन कर लेना, सारी की सारी PDFs और सारी इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट वो आपको वहाँ पर मिलते रहते हैं, ठीक है।
और बाकी बहुत सारे इसमें टारगेट सीरीज़ के लिए पूछ रहे थे भाई, आप बस इस ग्रुप को, इस जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं दी जाएगी। जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, ग्रेजुएशन के लिए और अंडर ग्रेजुएट के लिए एक साथ स्टार्ट हो, क्योंकि अभी आपको पता है मैं जीके के लिए क्लासेस ला रहा हूँ, आप ही लोग के लिए ला रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ला रहा हूँ और बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट ला रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा सा मुझे इफोर्ट डालना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो जैसे ही थोड़ा सा रनिंग हो जाएगा तुरंत ही मैं टारगेट सीरीज ला दूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। और सोच समझ के जोन को फिल करना, कट ऑफ पे ज़्यादा मत जाना, क्योंकि कट ऑफ हर साल ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। हैव ए नाइस डे।